के बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टू विच एज डज किड्स बिलोंग? सबसे पहला सवाल कि किस एज को किड्स बिलोंग करता है, किस युग से संबंधित है? मेडिवल एज, एलिजाबेथन एज, क्लासिकल एज या रोमांटिक एज? तो जैसा कि आप परिचित ही हैं, वो रोमांटिक एज को बिलोंग करता है। हमारा जवाब होगा डी। इन विच सेंचुरी वॉज किड्स बॉर्न? तो किड्स किस सेंचुरी में पैदा हुआ था? ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है। सवाल ये होना चाहिए था कि किस सेंचुरी को बिलोंग करता है। जैसे रोमांटिक एज, तो आप जानते ही हैं कि रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं, लेकिन रोमांटिक एज खुद किस सेंचुरी को बिलोंग करता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो अब इन्होंने जो 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 16th सेंचुरी 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 31 अक्टूबर 1795 को उसका जन्म हुआ है, और 1795 जो आता है वो 18th सेंचुरी में आता है। तो इस हिसाब से तो जो इसका सही जवाब होगा वो 18th सेंचुरी होगा। लेकिन किड्स 19th सेंचुरी को मेनली बिलोंग करता है, क्योंकि जब वो 5 साल का होता है तो 19th सेंचुरी शुरू हो जाती है, और उसने जो कुछ भी लिखा है वो तो 19th सेंचुरी में ही लिखा है, और रोमांटिक एज को वो बिलोंग करता है। और रोमांटिक एज जो हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी को ही बोलते हैं। तो ये सवाल आपके एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से जब आना चाहिए तो ये इस तरीके से आना चाहिए कि टू विच सेंचुरी डज किड्स बिलोंग। तो किड्स किस सेंचुरी से रिलेटेड है, तब आप 19th सेंचुरी ही लगाएंगे। ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? यानी नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो सिद्धांत है वो किसने प्रोपाउंड किया, मतलब कि किसने दिया? शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ और मिल्टन। तो ये सिद्धांत कीट्स ने दिया, और इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ नेगेटिव कैपेबिलिटी पर। हमारा जवाब यहाँ बी होगा। फिर 4th क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेंजाज डज द पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न हैव? तो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में कितने स्टेंजाज हैं? और जो ऑप्शंस हमारे पास हैं 6, 5, 4, 7। तो आपने मेरे साथ पढ़ी है ये पूरी पोएम, और आपको याद ही होगा कि ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में 5 स्टेंजाज हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्स फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड? यानी कौन सी वर्स फॉर्म प्रयोग की गई है बाय कीट्स के द्वारा इन हिज पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न? तो अब ये तो उसके नाम में ही ओड आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना ही बेकार है। ओड, लिरिक, सोनेट और बैलेड, ये चारों ऑप्शंस हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये ओड फॉर्म में है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जवाब ए होगा। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज़ रिटन बाय कीट्स? इनमें से कौन सी पोएम कीट्स के द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि आप इसमें जो पोएम का नाम दिया हुआ है कीट्स की का, वो आपको नहीं मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रू लव दिया है। ट्रू लव आपको मालूम है कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। एन एसे ऑन मैन, ये आपको मालूम है कि ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। चर्च गोइंग, ये आपको मालूम है कि ये फिलिप लार्किन ने लिखी है। तो अगर आपको 3 ऑप्शन जो कि इसके गलत हैं वो मालूम हैं, तो चौथा सही है, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो कीट्स की पोएम है वो हाइपेरियन है, हाइपेरियन। तो हमारा जो जवाब होगा वो सी होगा। व्हाट टाइप ऑफ अ पोइट इज़ कीट्स? कीट्स किस प्रकार का पोइट है? क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल है, मेटाफिजिकल है या रोमांटिक है? तो वो रोमांटिक एज को बिलोंग करता है। ये आप ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में जान चुके हैं, तो वो रोमांटिक पोइट था, और हमारा जवाब होगा डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय कीट्स? इनमें से कौन सी कीट्स ने नहीं लिखी है? ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, तो ये तो आपने पढ़ी है मेरे साथ, ये कीट्स ने ही लिखी है। ओड टू ऑटम, ये भी कीट्स ने लिखी है। ओड टू अ नाइटिंगेल, ये भी कीट्स ने लिखी है। लेकिन ओड टू अ स्काईलार्क, ये पीबी शेली ने लिखी है। मैं बार बार ये जब क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ ये क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कैटल इज़ बीइंग लेड? कौन सा पशु ले जाया जा रहा है टू द आल्टर, वेदी की ओर, बाय द प्रीस्ट, पुजारी के द्वारा, इन द पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न? तो आपने पोएम पढ़ी है, आपको याद होगा कि कौन सा पशु जा रहा है उसमें। अ गोट, बकरी जा रही है। अ बुल, एक सांड जा रहा है। कैमल, ऊंट जा रहा है। या ए यंग काव। तो बलि किसकी दी जा रही है वहाँ पर?
वहाँ पर एक यंग काओ यानी बछिया की बलि दी जा रही है, बछिया या बछड़ा, हेफर नाम दिया गया है उसमें। तो हमारा जवाब डी होगा। हु आर सिंगिंग एंड डांसिंग बीनीथ द ट्रीज इन द पोएम, यानी कौन नाच गा रहे हैं पेड़ के नीचे इस पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में। तो म्यूजिशियंस हैं, जिप्सीज हैं, ब्राइड ग्रूम्स हैं या यंग लवर्स हैं। तो उस पोएम में यंग लवर्स हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं। तो यहाँ जवाब हमारा डी होगा। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द फॉलोइंग लाइन, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अपॉस्ट्रॉफी। अच्छा पहले पंक्ति तो देख लें। दाउ फोस्टर चाइल्ड, तुम पाल्य बालक, फोस्टर चाइल्ड जिसको कि पालते हैं लोग, जन्म नहीं दिया जिस बच्चे को, तो पालने वाले, जिसको बच्चे को पाला गया है उनको फोस्टर चाइल्ड कहते हैं। तो तुम पाल्य बालक ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, यानी शांति और धीमे समय के तुम पाल्य बालक। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अपॉस्ट्रॉफी, मेटाफर, ऑक्सीमोरोन या फिर हाइपरबल। तो फिगर्स ऑफ स्पीच पर एक वीडियो मेरा बहुत बड़ा वीडियो है, करीब 2 या 2.5 घंटे का वीडियो होगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। कई बार मैं आपको बोल चुकी हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच पर, तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप पहचान तभी पाएंगे जब आप परिचित होंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि ग्रीशियन अर्न से डायरेक्टली बात कर रहा है पोइट, और जब किसी डेड ऑब्जेक्ट या किसी इनएनिमेट थिंग या किसी फीलिंग से, किसी मरे हुए आदमी से या एब्सेंट व्यक्ति से डायरेक्टली बात की जाती है, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, अपॉस्ट्रॉफी होता है। तो हमारा जवाब यहाँ पर होगा ए। फिर 12वां सवाल देखिए। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स, तो इन पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। तो मेटाफर, एलिटरेशन, ऑक्सीमोरोन या फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो इन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच से आप परिचित होंगे अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो। और यहाँ पर एलिटरेशन है क्योंकि रिपीटेशन हो रही है साउंड की। फिर है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द फॉलोइंग, यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड। तो यहाँ पर फिर से वो डायरेक्टली बात कर रहा है, तो आप पहचान ही गए होंगे, एलिटरेशन, अपॉस्ट्रॉफी, मेटाफर या हाइपरबोल, इनमें से अपॉस्ट्रॉफी है। यहाँ फिर से वो डायरेक्टली बात कर रहा है। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड अ सिल्वन हिस्टोरियन, यानी किसको, हु इज़ कॉल्ड किसको कहा गया है, अ सिल्वन हिस्टोरियन यानी एक जंगल का इतिहासकार, इन द पोएम ऑन अ ग्रीशियन अर्न। तो इस कविता में किसको कहा गया है, डांसिंग लवर्स को कहा गया है, लोइंग काउ, लोइंग माने रवाहती हुई गाय को कहा गया है, एजिंग ट्रीज यानी बूढ़े होते हुए पेड़ों को कहा गया है, या फिर द ग्रीशियन अर्न। तो इसमें सिल्वन हिस्टोरियन किसको कहा गया है, द ग्रीशियन अर्न। उसी जो अर्न है, जो पॉट है, उसी को, यानी यूनानी जो पॉट है उसी को सिल्वन हिस्टोरियन यहाँ पर कहा गया है। तो हमारा जवाब होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर विच पर्पज़ वॉज द ग्रीशियन अर्न यूज्ड, यानी इस ग्रीशियन अर्न को किस उद्देश्य से प्रयोग किया गया था या किया जाता था। फॉर होल्डिंग लिकर यानी शराब रखने के लिए, फॉर होल्डिंग गोल्ड या फिर सोने के सिक्के रखने के लिए, सोना भरने के लिए, फॉर स्टोरिंग द एशेज ऑफ द डेड मरे हुए व्यक्ति की अस्थियां रखने के लिए, फॉर कैरिंग वाटर या फिर पानी लाने के लिए। तो इस अर्न को मरे हुए लोगों की अस्थियां रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो जवाब हमारा हुआ सी। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर, तो ये जो लाइन है वो किस कविता में आती है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, यानी जो सुने हुए गीत हैं वो तो मधुर होते ही हैं, लेकिन जो बिना सुने हुए गीत हैं वो और भी ज़्यादा मधुर होते हैं। तो ये कविता किस कविता की लाइन है, टू अ स्काईलार्क, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ऑन हिज ब्लाइंडनेस या फिर माई लास्ट टचेस। तो ये ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की लाइन है। तो यहाँ जवाब हमारा होगा बी। ये एक दूसरी बुक है, उसमें से भी देखते हैं। जॉन कीट्स वॉज अ रोमांटिक पोइट, ये तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि रोमांटिक पोइट था। फिर व्हेन वॉज कीट्स बॉर्न, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 31 अक्टूबर 1795, लिख लीजिए अच्छे से। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ज़रूर लिख लीजिए। फिर हु कॉल्ड कीट्स अ ग्रीक, कीट्स को एक यूनानी किसने कहा था, कॉलरेज, बायरन, शैली या फिर वर्ड्सवर्थ। तो कीट्स को ग्रीक कहा था शैली ने। फिर तो जवाब सी रहेगा। व्हेन वॉज ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न पब्लिश्ड,
तो जो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न है वो कब प्रकाशित हुई? ये 1818, 1819, 1822 या फिर 1820। तो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न 1820 में प्रकाशित हुई, हमारा जवाब होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्न बिलोंग टू, वो जो अर्न है ग्रीशियन अर्न वो किसका था? क्वीन एलिजाबेथ का था, शेक्सपियर का था, लॉर्ड हॉलैंड का था या पिंडार का था? ये ग्रीशियन अर्न लॉर्ड हॉलैंड का था, जवाब हमारा होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ बीइंग सेक्रीफाइस्ड, यानी इस कविता में और जो ग्रीशियन अर्न है उस पर जो तस्वीर बनी हुई है उसमें किसकी बलि दी जा रही है? अ गोट, अ शीप, अ हेफर या फिर अ मैन। तो जो दूसरी वाली बुक थी उसमें अ यंग काउ दिया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि जो नाम है प्रॉपर वो हेफर है, तो यहाँ एक हेफर की बलि दी जा रही है, यानी यंग काउ, गाय का बच्चा। फिर नेम द मोस्ट पॉपुलर बैलेड ऑफ जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स की जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बैलेड है वो ला बैलेड एम सांस मरखी है, और उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको हिंदी में मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर मार्क द टर्म कीट्स यूज फॉर शेक्सपियर, वो शब्द बताइए जो कीट्स ने शेक्सपियर के लिए यूज़ किया और विच वॉज यूज फॉर हिम लेटर ऑन, और बाद में वही टर्म कीट्स के लिए भी यूज़ किया गया। तो वो टर्म हम उसकी बात पहले भी कर चुके हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी है, और स्पेशली नेगेटिव कैपेबिलिटी पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। है क्या है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये आप जानते ही होंगे अगर आपने वो वीडियो देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोनेट्स डिड ही कंपोज, यानी कीट्स ने कितनी सोनेट्स लिखी, ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उसकी ओड्स की बात होती है लेकिन सोनेट्स की बात कम ही होती है। तो यहाँ पर जो नंबर दिए हैं 60, 61, 62, 63, ये चारों ही संख्याएँ गलत हैं, उसने 64 सोनेट्स लिखी हैं। तो जवाब ये 64 आप अपनी नोटबुक में अलग से नोट कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि कीट्स ने 64 सोनेट्स लिखी हैं। फिर व्हेन डिड कीट्स डाई, कीट्स की मृत्यु कब हुई, और इसमें 1825, 1829, 1823 और 18 ये 1900 कर दिया है। देखिए तो किताबों में गलतियाँ बहुत होती हैं, मिसप्रिंट बहुत होते हैं, तो मैंने सही डेट आपके लिए नोट कर रखी है 1821, ये ज़रूर याद कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। साथ में आप चाहें तो डेट भी लिख लें, 23 फरवरी 1821, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।